वेलकम बैक बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जिस तरीके से हम लोगों ने अभी तक रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग दो स्टेजेस को क्लियर किया है, दो स्टेजेस पे मेरे वीडियोस आ चुके हैं। और आज मैंने प्लान किया कि आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम एक बार इस टॉपिक पर भी अपनी नज़र डालते चलें। सब्सिडरी बुक्स जिसमें हम मेजरली 3 बुक्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैश बुक, फिर परचेज बुक और एक सेल्स बुक। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल्स बुक। सबसे पहले सब्सिडरी बुक के बारे में जानें कि इन पुस्तकों को हम लोग सहायक पुस्तकें भी कहते हैं। ये जो बुक्स होती हैं ये जर्नल का बनाने में जो लोड आता है उस लोड को थोड़ा सा कम करने के लिए, टू रिड्यूस द एफर्ट ऑफ अकाउंटिंग इन जर्नल में क्या होता है कि हम एक ही प्रकार के अगर ट्रांजैक्शंस हैं तो उन ट्रांजैक्शंस के लिए बार बार वही जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है। लेकिन जैसे कि अगर हम परचेज बुक की बात करें तो परचेज बुक जितनी बार हम अगर चीज़ों को परचेज़ करते हैं तो हम बार बार परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। और परचेज बुक की मदद से हम क्या करेंगे कि परचेज बुक उस पूरे बुक में परचेज अकाउंट ऑलरेडी पहले से ही डेबिटेड होगा और सिर्फ हमें क्रेडिट की एंट्रीज लिखनी पड़ेंगी। इसी तरीके से सेल्स बुक में सेल्स अकाउंट पहले से ही क्रेडिटेड रहता है, बस हमें डेबिट की एंट्रीज लिखी रहती हैं। तो कुल मिला के ये माना जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि हम लोग ये जो सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं उनका मकसद होता है कि हम अपनी एफ़र्ट्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें, कम मेहनत करनी पड़े हमको और हमारा काम बिल्कुल सटीक होता रहे, ऐसा काम होता रहे जिससे जो जानकारी मिले वो हमारे लिए लाभप्रद हो। तो चलिए देखते हैं कैश बुक के बारे में पहले थोड़ी सी बात करें तो कैश बुक जिस तरीके से हम लोगों ने लेजर बनाना सीख लिया है तो कैश बुक वेरी मच सिमिलर टू कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट से बिल्कुल मिलता जुलता एक फॉर्मेट होता है, एक प्रोफार्मा होता है जिसमें हम लोग एंट्री करना सीखेंगे। तो कैश अकाउंट में जैसे एंट्री करते थे सिमिलरली वैसे ही एंट्री होती है। कैश अकाउंट में जिस तरीके से हमारे पास 2 पक्ष होते थे, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष को हम लोग रिसिप्ट भी बोल सकते थे और क्रेडिट पक्ष को हम लोग पेमेंट बोलते थे। उसी तरीके से कैश बुक में भी ऐसा ही कुछ है कि ऑल रिसिप्ट्स आर डेबिटेड इन कैश बुक एंड ऑल पेमेंट्स आर क्रेडिटेड। अब कैश बुक के बारे में आगे अगर बात करें हम लोग तो कैश बुक 2 प्रकार का होता है। एक कैश बुक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक जैसा मैंने बताया हूबहू कैश अकाउंट के जैसा ही होता है, जबकि डबल कॉलम जो कैश बुक होता है आप कह सकते हैं कि ये कैश प्लस बैंक अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें जो 2 कॉलम होते हैं उनमें से एक कॉलम कैश का होता है और दूसरा कॉलम बैंक का होता है और कैश और बैंक दोनों को एक ही जगह हम लोग बनाते हैं। तो यहीं पे जब ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई 2 अकाउंट, 2 सिमिलर नेचर वाले अकाउंट्स अगर हम एक साथ बनाते हैं तो उनके यहाँ पे एक नई चीज़ क्रिएट होकर आती है जो हमें और कहीं नहीं देखने को मिलती है, वो है कॉन्ट्रा एंट्री, जो थोड़ी सी टेक्निकल होती है। इसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे अपने जो भी मैं भी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है आज कैश बुक के बारे में। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे परचेज और सेल्स बुक की तरफ चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैश बुक का मतलब जान चुके हैं हम लोग। अब कैश बुक के फॉर्मेट की बात करें तो कैश बुक का फॉर्मेट भी बिल्कुल हमारे लेजर्स की ही तरह होता है। इसमें एक डेट का कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा और एक पतली लाइन बनी रहेगी जो कि क्या होगी, चूँकि ये एक जर्नल बुक है
ये हमारी ओरिजिनल बुक है, डे बुक है, तो यहाँ पे हमें जर्नल फोलियो ना लिख के हमें क्या लिखना होगा, लेजर फोलियो। ये हमारे डेट का कॉलम है, ये हमारा पर्टिकुलर है। फिर जो भी डेबिट अमाउंट होगा वो बिल्कुल लेजर, हूबहू लेजर के हम कह सकते हैं कि ये होता है हमारा और क्रेडिट का अमाउंट के लिए यहाँ पे एक कॉलम बना होता है। ये जो कैश बुक जो फॉर्मेट मैंने बनाया है ये होगा आपके लिए एक सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। इसमें सिर्फ कैश का कॉलम दिया हुआ है, मतलब कि ये बिल्कुल किसके बराबर है, हमारे कैश अकाउंट के सिमिलर है। तो चलिए, जैसा मैंने बोला कि डेबिट साइड में ऑल रिसिप्ट्स होती हैं, ऑल रिसिप्ट्स या फिर all transactions which can increase the cash balance, जो हमारे कैश बैलेंस को बढ़ाते हैं। और यहाँ पे होती हैं वो सारी एंट्रीज जो पेमेंट टाइप की एंट्रीज होती हैं, मतलब which can रिड्यूस द कैश बैलेंस, ठीक। तो इस तरीके से सिंगल कॉलम में एंट्री होगी। अब हमारे सामने जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन ट्रांजैक्शंस में हमें देखना है, अगर उन ट्रांजैक्शंस का प्रभाव कैश अकाउंट पे पड़ रहा है तो उसकी एंट्री हमारे कैश बुक के सिंगल कॉलम में हो सकती है। आगे चलते हैं, कैश बुक विथ डबल कॉलम कैश बुक। चलिए देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक। मैं छोटी छोटी बातों पे बात करता हूँ, इसका मकसद बस यही है कि कोई छोटी सी पॉइंट छूटे ना, क्योंकि हर पॉइंट का अपना इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसी स्पीड से चलते रहेंगे, चीज़ें और भी स्पीड पकड़ेंगी, लेकिन जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तब। तो चलिए देखते हैं। जो कैश बुक डबल कॉलम का होता है उसमें हमारे पास अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम। एक डेट का कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर, और फिर बगल में LF, और फिर यहाँ पे 2 हमारे एक जो कॉलम होगा वो हमारे लिए कैश का कॉलम होगा और दूसरा बैंक बैलेंस को शो करने वाला कॉलम होगा। जब भी हमारे कैश पे डेबिट या क्रेडिट प्रभाव पड़ेगा, जब भी हमारे कैश पे डेबिट प्रभाव पड़ेगा तो हम इस पक्ष के इस कॉलम में एंट्री करेंगे, और जब कैश पे क्रेडिट प्रभाव पड़ेगा तो हम क्रेडिट साइड के कैश कॉलम में एंट्री करेंगे। वही बात जब हमारे बैंक अकाउंट पे डेबिट प्रभाव पड़ रहा है तो हम बैंक कॉलम में डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, जबकि क्रेडिट प्रभाव पड़ने पे हम लोग क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में एंट्री करेंगे। चीज़ें बिल्कुल वही हैं, डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ लेके आएगी जो मैंने आपसे बताई कि कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन उसके पहले जितने भी रिसिप्ट्स इन कैश, जो कैश की रिसिप्ट होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी, और अगर बैंक के थ्रू कोई रिसिप्ट हमें आ रही है तो हम उस रिसिप्ट को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस इफ़ डेबिट, अगर डेबिट बैलेंस है तो कैश का यहाँ पे आएगा और बैंक का। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कैश तो एसेट है, उसके तो बैलेंसेस हमेशा डेबिट ही होंगे, लेकिन बैंक एक ऐसा एसेट है जिसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखिए कि अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो सिर्फ बैंक का ही हो सकता है, कैश का तो होगा नहीं। तो बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको बैंक के कॉलम में यहाँ पे दर्शाएंगे, ठीक है। ऑल पेमेंट्स विल बी लिस्टेड हेयर। पेमेंट्स, अगर हमको पेमेंट रिसीव हुई है कैश के थ्रू, पेमेंट अगर हमने किया है कैश के थ्रू तो हम कैश कॉलम में उसकी एंट्री करेंगे, और अगर हमने पेमेंट किया है बैंक के थ्रू
तो हम बैंक के कॉलम में उसकी एंट्री करेंगे। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट है जो हमारे बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस को रिड्यूस करते हैं वो क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे और बाकी डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। चलिए मैं एक प्रयास करता हूँ, कुछ 4-5 ट्रांजेक्शन्स, कुछ बाकी तो ट्रांजेक्शन्स नहीं, लेकिन मैं कॉन्ट्रा एंट्री की जो दोनों प्रकार की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे एक बार प्रयास करते हैं सीखने का करके। आइए तो एक कैश बुक पहले बना लिया जाए। कैश बुक ऐसा कि जिसमें डेट भी हो, 2 कॉलम भी हो, LF भी हो और पर्टिकुलर भी हो। डेट, पर्टिकुलर, LF और 2 कॉलम्स। चलिए 2 ट्रांजैक्शंस में बस आपको एंटर करके दिखाऊंगा कि मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला 10,000 रुपये एंड कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 15,000 रुपये। इन दोनों को ही हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्रीज जहाँ पे बैंक और कैश आपस में ही रिलेटेड हों। और कॉन्ट्रा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ये दोनों अकाउंट्स एक साथ बना रहे हैं और एक ही लेजर में हमें डेबिट भी एक ही लेजर में एक ही ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट हम लोगों को इसी लेजर में दिखाने हैं। इसी के लिए हम इसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक की जर्नल एंट्री क्या होगी। अगर हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा और हमारे पास कैश बढ़ेगा। कैश अकाउंट विल इंक्रीज सो इट विल बी डेबिटेड। और लगे हाथ हमारा बैंक बैलेंस कम होगा तो हम बैंक बैलेंस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अमाउंट भी लिख लेते हैं यहाँ पे। और दूसरी जो ट्रांजैक्शन हम लोगों ने लिया है कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो इसमें क्या होगा कि इसमें कैश मेरे पास से कम होगा और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो दोनों बैंक एसेट है, एसेट जब भी इंक्रीज़ होते हैं हम उनको डेबिट करते हैं और कैश भी एसेट है और एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो उस एसेट को, उस पर्टिकुलर एसेट को हम क्रेडिट करते हैं। कितने? तो 15,000 रुपये मैंने बैंक में जमा किए हैं। ये दोनों एंट्रीज हैं और अब इन दोनों एंट्रीज को हमको अपने कैश बुक में पोस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। पहली एंट्री उठाते हैं और ये हमारी दूसरी एंट्री। तो पहली एंट्री क्या बोल रहा है? कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश अकाउंट के मतलब जो डेबिट साइड में कैश कॉलम है उसके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। डेबिट साइड के कैश कॉलम के बारे में हम कुछ कह रहे हैं। तो बोल रहा है कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। अमाउंट विल बी कहाँ लिखना है? तो हमें कैश अकाउंट में, मतलब कि कैश कॉलम में लिखना है। बैंक को डेबिट किया और हम यहाँ पे एंटर करते हैं सी। सी इज रिटन हेयर टू इंडिकेट दैट दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। और इसी सेम ट्रांजैक्शन की एक और एंट्री बनेगी आपके क्रेडिट साइड में। वो बनेगी क्योंकि यहाँ पे हमारा एक एसेट बैंक है वो जो क्रेडिट हुआ है और बैंक को भी हम इसी अकाउंट में दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। अमाउंट विल बी शोन इन बैंक कॉलम। ठीक, यहाँ पर भी हम सी मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्ट्रा एंट्री बना। सी देखते ही आपको समझ जाना है कि सेम डेट में एक इस तरफ भी सेम अमाउंट से एंट्रीज पोस्टिंग बनी होंगी। दूसरे ट्रांजेक्शन को देखते हैं। अगर हम चाहें तो इनका नंबर भी डाल सकते हैं, 1 और ये दोनों एक ही नंबर ट्रांजेक्शन की एंट्रीज हैं। दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 15,000 से, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। जब बैंक अकाउंट में एंट्री करनी है तो कैश के नाम से करेंगे और कैश अकाउंट में एंट्री करनी है तो बैंक के नाम से करेंगे। तो कितना होगा? बैंक अकाउंट हमारा 15,000 से बढ़ रहा है। ये है हमारे सेकेंड ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग। सेकेंड ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग इधर भी होगी
क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई, क्योंकि हमारा कैश अकाउंट कम हो रहा है, सॉरी कैश हमारा जो बैलेंस है वो कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, और यहाँ पे लिखी जाएगी 15,000 की अमाउंट। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब अगला जो पॉइंट हम लोगों ने डिसाइड किया था पढ़ने के लिए वो था हमारा परचेज बुक। परचेज बुक एक सब्सिडरी बुक है जिसको हम लोग मेंटेन करते हैं टू रिड्यूस द एफर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। परचेज बुक का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा मैंने बताया था कि इसमें डेबिट पक्ष होता ही नहीं है, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है हर बार के परचेज ट्रांजैक्शन में, तो हम पहले ही परचेज को डेबिट मान लेते हैं और परचेज बुक के बारे में फिर हम जो भी क्रेडिट एंट्रीज होती है सिर्फ हमें उन्हें लिखना होता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये हमारे जो एफर्ट है उसके रिडक्शन में मदद करता है हमारी। तो परचेज बुक का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है। चूँकि ये ओरिजिनल बुक है तो यहाँ पे एक LF नंबर होगा और यहाँ पे हमारा जो फाइनल अमाउंट कैलकुलेट होकर आता है वो होगा। ठीक, अब परचेज बुक के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें जान लें कि परचेज बुक क्या है। तो इट कंटेन, हम यहाँ पे ऑल, इट कंटेन ऑल व्हाट, क्रेडिट परचेज। इसमें सिर्फ उधार खरीदी ही लिखी जाती है, इसमें कैश परचेज के लिए कोई जगह नहीं होती है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें नो एंट्रीज फॉर द transactions where purchase account is credited। इसमें परचेज अकाउंट जहाँ भी क्रेडिट होता है वो एंट्री नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रेडिट का, परचेज को क्रेडिट करने की कोई जगह ही नहीं बनाई गई है। इसमें परचेज अकाउंट ऑलरेडी डेबिटेड है और हमको सिर्फ इसमें जो क्रेडिट एक एंट्री है। परचेज अकाउंट जब खुद से क्रेडिट होगा, जैसे कौन सी परिस्थितियाँ होती है जहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, तो आपको भी मालूम है, चैरिटी, लॉस, डोनेशन, एडवर्टीजमेंट और एक और होता है ड्राइंग। तो जब हम लोग चैरिटी अपने प्रोडक्ट्स की करते हैं तो परचेज को क्रेडिट करते हैं, लॉस होता है, डोनेशन होता है, और जब ओनर खुद बिजनेस से अपने इस्तेमाल के लिए पैसा निकालता है, सॉरी गुड्स निकालता है, तो वहाँ पर भी उसकी जनरल एंट्री बनाते समय हमको परचेज को क्रेडिट करना पड़ता है। तो वो सारी एंट्रीज इसमें नहीं होती है। इसमें बिल्कुल सिर्फ कौन सी एंट्रीज होती हैं, क्रेडिट परचेज, ओनली क्रेडिट परचेज ओनली। ठीक, यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर में हम सारी डिटेल्स लिखते हैं, डिटेल्स ऑफ परचेज, कि हम लोगों ने कौन सा कितने अमाउंट कितना क्वांटिटी खरीदा है और पर पीस का अमाउंट कितना है, और उनको जोड़ते हैं और फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनल अमाउंट, जिसकी मदद से हम ये पता कर पाते हैं कि इस महीने में हम लोगों ने कुल कितना परचेज किया है। आगे चलते हैं, सेल्स बुक की तरफ चलते हैं। सेल्स बुक फिर यहाँ पर भी ये हमारे एफर्ट को रिड्यूस करने के बनाया जाता है, और यहाँ पे जितनी बार हम सेल्स करते हैं और उसकी जनरल एंट्री जब बनाते हैं तो सेल्स वहाँ पे हमेशा हर जगह पे क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम क्या करते हैं कि फिर एक ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं जहाँ पे सेल्स ऑलरेडी क्रेडिटेड रहता है और जो भी डेबिट की एंट्रीज होती है तो उनको बनाते हैं। तो परचेज बुक से मिलता जुलता फॉर्मेट इसका भी होता है, मतलब डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। सिर्फ एक ही पक्ष होता है इसमें, क्योंकि दूसरे पक्ष में तो सेल्स खुद क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे डेबिट पक्ष होता है। यहाँ पर भी हम लोग सिर्फ ओनली क्रेडिट
परचेज। मतलब अगर सेल्स अकाउंट की बात करें, जो आपने पिछले वीडियो में देखा था, सेल्स अकाउंट में दोनों पक्ष होता है, वहाँ पे क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों को भी इंक्लूड करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड बना हुआ है और यहाँ पे दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें हम सिर्फ परचेज लिखा है मैंने, ये क्रेडिट परचेज नहीं, ये क्रेडिट सेल्स है, क्योंकि हम लोग सेल्स बुक बना रहे हैं तो सेल्स ही होगा। क्रेडिट सेल्स हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ओनली क्रेडिट सेल्स, डिटेल्स ऑफ सेल, मैंने जो भी आइटम बेचा है, कितना क्वांटिटी बेचा है, उसके कितने अमाउंट है, डिटेल्स ऑफ सेल, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जो भी उनका फाइनल अमाउंट आता है वो अमाउंट, और इसकी मदद से हमें महीने के अंत में या साल के अंत में पता चलता है कि इस दौरान हम लोगों ने कितने रुपए की बिक्री की है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज तीनों सब्सिडरी बुक्स पे बात कर ली है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को मेंशन करना ना भूलें। मैं प्रयास करूंगा कि अगर आपके कोई डाउट्स मेरे पास आते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी उन सारे डाउट्स पे अपनी वीडियो बनाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।